बार की बात है, एक गांव में विमला नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत हो चुका था। एक दिन विमला अपनी बेटी राधा के साथ गांव के मुखिया के खेतों में काम करके वापस आ रही थी। तभी राधा को बहुत प्यास लगती है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ आसपास खेत ही खेत है। थोड़ा आगे चलकर एक कुआं है, वहाँ पानी पी लेना। दोनों आगे चलते हैं। थोड़ी देर में वो कुएं के पास पहुँच जाते हैं और पानी पीकर चलने लगते हैं। दोनों चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठने का सोचते हैं और पेड़ की तरफ चल देते हैं। दोनों पेड़ के पास पहुंचकर देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी है और उसके पैर से खून निकल रहा है। अरे माई, आपके पैर से तो खून निकल रहा है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। बूढ़ी औरत के घाव को साफ करने के लिए राधा और उसकी माँ के पास कुछ नहीं होता है। तभी राधा की माँ अपनी साड़ी के आंचल से थोड़ा कपड़ा फाड़कर बूढ़ी औरत के घाव को साफ कर देती है और राधा उस पर कपड़े से पट्टी कर देती है। ये सब देखकर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुमने मुझ अजनबी के लिए अपनी साड़ी क्यों खराब कर ली? माई, साड़ी का क्या है, दोबारा खरीद सकते हैं, पर इस समय आपका ये घाव साफ करना जरूरी था। माई, मेरी बेटी एकदम ठीक कह रही है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? बूढ़ी औरत दोनों की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बेटा, भगवान तुम दोनों का भला करे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। दोनों बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लेकर घर के लिए आने लगती है। तभी, बेटी, मेरे पास ये एक स्कर्ट है, अब मैं तो इसे पहन नहीं सकती, तो इसे तुम पहन लेना बेटी राधा, मुझे अच्छा लगेगा। राधा स्कर्ट नहीं ले रही होती है, पर बूढ़ी औरत के बार बार कहने पर वो स्कर्ट रख लेती है और घर आ जाती है। घर आकर दोनों रोटी और प्याज खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और वो उठ जाते हैं। राधा सामने रखे उस स्कर्ट को देखती है जो उसे बूढ़ी औरत ने दिया था। राधा उसे पहनकर अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने को। ये सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राधा से कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। अगर तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। माँ, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि आज हमने समोसे, मिठाई और अलग अलग तरीके के पकवान खाए हैं। राधा के ऐसे कहते ही ये सारी चीजें सामने आ जाती है। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, ये कैसा जादू है कि मेरे बोलते ही ये सारी चीजें सामने आ गई? बेटी, लगता है ये उस बूढ़ी माई का आशीर्वाद है। दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। खाते समय खाना राधा के स्कर्ट पर गिर जाता है तो राधा उस स्कर्ट को बदलकर दूसरी स्कर्ट पहन लेती है और बूढ़ी माई वाली स्कर्ट को अपने बगल में रख लेती है। अब जब वो दोबारा खाने को मांगती है तो इस बार कुछ भी नहीं मिलता है। ये सब देखकर, माँ, इस बार कुछ नहीं मिला। तभी विमला की नजर राधा के बगल में रखे स्कर्ट पर पड़ती है। स्कर्ट पर गिरा हुआ खाना अपने आप साफ हो गया होता है। ये सब देखकर विमला कहती है, राधा, इस पर तो खाना गिरा था ना, क्या तुमने इसे साफ किया है? नहीं माँ, मैंने सोचा पहले खा लूं, उसके बाद साफ कर दूंगी। राधा, एक बार ये स्कर्ट पहनकर कुछ मांगो। राधा के कहे अनुसार स्कर्ट से कुछ कपड़े, खाने का सामान और पैसे मांगती है। उसके मांगते ही सारी चीजें सामने आ जाती है। ये सब देखकर, बेटी, ये स्कर्ट कोई मामूली स्कर्ट नहीं है, ये जादुई स्कर्ट है। हमने माई के घाव को साफ किया था, इसलिए आशीर्वाद के रूप में उन्होंने इस जादुई स्कर्ट को हमें दे दिया ताकि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जादुई स्कर्ट से बहुत सारे पैसे और खाने का सामान मांगते हैं। धीरे धीरे दोनों कुछ ही दिनों में अमीर बन जाते हैं। दोनों जादुई स्कर्ट की मदद से गांव वालों और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगते हैं। पूरे गांव वाले दोनों की तारीफ करते नहीं थकते थे। ये खबर राधा की सहेली
गोपी को भी पता चलती है। पता लगाना होगा कि ये राधा इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई। गोपी स्वभाव से बहुत दुष्ट थी, पर राधा उसे अपनी सहेली मानती थी। अचानक एक दिन गोपी राधा के घर आती है और कहती है, राधा मेरी सहेली, तुझे क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसा कहकर गोपी रोने लगती है। राधा और विमला दोनों उसे चुप कराती है और उसे पानी पीने को देती है। गोपी को चुप कराने के बाद विमला गोपी से पूछती है कि गोपी बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत थी, इसलिए हम तुम्हारे घर भी गए थे, पर वहाँ ताला लगा था। ये सुनकर गोपी को समझ नहीं आता है कि क्या कहे, कैसे दोनों को उल्लू बनाए और उनसे पैसे ऐंठे। गोपी बहुत ही धूर्त थी। वो बहाने बनाते हुए कहती है, मेरे मामा जी की तबीयत बहुत खराब है, मैं और मेरी माँ वही गए हुए थे। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर कुछ मदद हो जाती तो आपका बहुत एहसान होगा। राधा और विमला दोनों गोपी की बातों में आ जाती है। राधा गोपी के सामने की जादुई स्कर्ट को पहनकर बहुत सारा खाने का सामान मांगती है। उसके मांगते ही सारा सामान आ जाता है। ये सब देखकर गोपी सब समझ जाती है। गोपी उस जादुई स्कर्ट को चुराने का सोचती है और रात में राधा और विमला के सोने के बाद आती है। एक काम करती हूँ, इस जादुई स्कर्ट को चुराकर भाग जाती हूँ। इस जादुई स्कर्ट से मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर गोपी उस जादुई स्कर्ट को चुरा लेती है और घर से बाहर थोड़ी दूर जाकर जादुई स्कर्ट को पहनकर कुछ मांगने ही जा रही होती है कि तभी उसके पूरे शरीर में आग जैसी जलन होने लगती है और गोपी स्कर्ट को उतारकर फेंकने की बहुत कोशिश करती है, पर स्कर्ट उतरता ही नहीं। हे भगवान, ये स्कर्ट उतर क्यों नहीं रही है, क्या करूं? गोपी भागते हुए राधा के घर जाती है। वो दोनों उस समय सो रहे होते हैं। गोपी की आवाज सुनकर दोनों जाग जाते हैं। राधा मेरी सहेली, मेरे शरीर से इस स्कर्ट को बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। तभी राधा जादुई स्कर्ट को छूकर कहती है, जादुई स्कर्ट, गोपी के शरीर से बाहर आ जाओ। ऐसा कहते ही जादुई स्कर्ट गोपी के शरीर से बाहर आ जाती है। उसके बाद गोपी राधा और विमला दोनों से माफी मांगती है। दोनों उसे माफ कर देते हैं। राधा और विमला ऐसे ही उस जादुई स्कर्ट से दूसरों की मदद करते हुए बड़े आराम से अपनी जीवन जीते हैं। जादुई पीला दुपट्टा। मीना के पिताजी भानु प्रसाद गांव के ही डाकघर में चपरासी के पद पर काम करते थे। माँ धनवंती गांव के लोगों का कपड़ा सिलाई कर गुजारा कर रही थी। मीना अपने छोटे भाई मोनू के साथ बाजार में। दीदी, अगर हम अमीर होते तो मेरे पास एक सुंदर सी साइकिल होती जिस पर मैं तुम्हें बिठाकर रोज बाजार घुमाता। अच्छा, और क्या क्या करते? फिर हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, हम लोग शहर के बड़े होटलों में खाना खाते। एक मिनट रुकना भाई। क्या हुआ मीना? वो देख, पीला दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये दुपट्टा आज जरूर खरीदती। कोई बात नहीं मीना, परसों रक्षाबंधन है, इस दिन मैं तुम्हें यही दुपट्टा गिफ्ट दूंगा। चलो दुकान में इसका दाम पूछते हैं। भैया, वो पीला दुपट्टा कितने का है? उस दुपट्टे का मूल्य जानकर क्या करोगे? वो तुम्हारे जैसे लोगों के पहुंच से बाहर है। भैया आप दाम तो पहले बताओ। पूरे 1200 के हैं। क्या हुआ? चलो अब निकलो यहाँ से। क्या जाने सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। चलो भाई, 1200 तो हमारे घर का महीने भर का राशन का खर्च है। दोनों भाई बहन वापस घर आते हैं। घर पर माँ, मुझे 1200 रुपए चाहिए। क्या कहा? इतने रुपए का क्या करेगा? बेटे, अगले साल जन्मदिन पर तुझे साइकिल दिला दूंगी। अभी तेरे पिताजी का हाथ जरा तंग है। माँ, मुझे अपने साइकिल के लिए नहीं बल्कि रक्षाबंधन में मीना दीदी को एक दुपट्टा देना है।
परंतु इतना महंगा दुपट्टा? हाँ माँ, वो बाजार में जो दुपट्टा दीदी ने पसंद की, उसकी कीमत दुकानदार ने 1200 ही बताई है। बेटा, कल मीना के साथ जाकर दुपट्टा देख लूंगी, उसके बाद हूबहू मैं मीना के लिए वैसे ही दुपट्टा सी दूंगी। तू चिंता मत कर बेटा। कल धनवंती मीना के साथ बाजार जाकर वो पीला दुपट्टा देखती है और घर वापस आकर भगवान के लिए मंगाई गई पीला कपड़े में से उसका दुपट्टा सील देती है। मीना, अरे ओ मीना, जरा इधर आना तो। आई माँ। बोलो क्या है? आ गई? देखो ये दुपट्टा तुम्हारा कैसा है? अरे वाह माँ, तूने तो कमाल कर दिया। ये तो हूबहू वही बाजार वाला दुपट्टा है। अब मैं सभी सहेलियों में दिखाऊंगी, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। रक्षाबंधन के दिन मीना एक सुंदर सा सूट पहन अपना पीला दुपट्टा ओढ़कर माँ के पास जाती है। माँ देखो मैं कैसे लग रही हूँ। अरे वाह, मेरी मीना तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। नहीं माँ, मैं परी नहीं हो सकती। मैं अगर परी होती तो तेरे हाथ में कांच की चूड़ी नहीं, सोने की चूड़ी होती। चल रहने दे बेटी, बस तुम लोग खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ, तेरी कांच की चूड़ियाँ तो सही में सोने की हो गई। अरे अभी अभी तो ये कांच की चूड़ियाँ थी, सोने की चूड़ियाँ में कब बदल गई? हाँ माँ, आश्चर्य किंतु सत्य। अभी जब मैं बोल रही थी कि तेरे हाथ में कांच की जगह सोने की चूड़ी होती, तो उस समय तेरे हाथ में कांच की ही चूड़ी थी। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। ये पीला दुपट्टा तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी देखिए ना, माँ की कांच की चूड़ियाँ सोने की चूड़ी में बदल गई। अरे हाँ धनवंती, ये सोने की चूड़ियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? पिताजी के पास अपना साइकिल है, माँ के पास सोने की चूड़ियाँ हैं, दीदी के पास मनपसंद दुपट्टा है। बस एक मैं ही गरीब हूँ इस घर में। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हें एक साइकिल की जरूरत है। अगर मैं सचमुच परी होती तो सबसे पहले तुम्हारे लिए एक सुंदर सा साइकिल मंगवा देती। तभी साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देती है। मोनू घर से बाहर निकलकर देखता है, दरवाजे पर एक चमचमाती साइकिल खड़ी होती है। दीदी, माँ, पिताजी, देखो अपने दरवाजे पर एक नई साइकिल आई है। किसने रखा ये साइकिल यहाँ? दूर दूर तक तो कोई नहीं दिख रहा। ठीक किसी तरह अभी माँ का कांच की चूड़ी सोने में बन गई थी। दीदी, कुछ तो है जो तुम बोल रही हो, वो सब हो रहा है। कुछ तो जादुई चीज है तुम्हारे पास। मेरे पास कुछ तो नहीं, सिवाय इस दुपट्टे के। कहीं ये दुपट्टा ही जादुई तो नहीं है? जल्द ही मीना के पूरे परिवार को पता चल जाता है कि पीला दुपट्टा जादुई है। जादुई दुपट्टे की मदद से धनवंती एक बड़ा सा सिलाई सेंटर खोल लेती है, जिसमें गांव की बहुत सी महिलाएं और लड़कियां काम करती है। उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग विदेशों में भी होती है। उन पैसों से बहुत से अनाथालय और चैरिटी संस्थाएं चलती हैं। एक दिन जग्गा, गांव के सारे लोग तेजी से कर्ज मुक्त होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। कल तक जो मेरे पैरों पर गिरता था, वो आज हमसे सर उठाकर बात करता है। आज के बाद फिर कभी इस गांव के लोग सर नहीं उठा पाएंगे आपके सामने। आप बस हुक्म दो मालिक। रात में जग्गा कपड़ा फैक्ट्री में आग लगा देता है। आग इतनी भयानक लगती है कि बुझना मुश्किल हो जाता है। तभी पीला दुपट्टा उड़ता हुआ तालाब में जाता और वहाँ से पानी सोखकर फैक्ट्री पर निचोड़कर बारिश करता है और आग बुझ जाती है। कुछ ही पल में जले हुए कपड़े फिर से ठीक हो जाते हैं। गांव वालों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक पीला दुपट्टा है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
तभी भीड़ में से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। सभी उधर देखने लगते हैं। भीड़ में से जग्गा और भीमा दोनों दौड़ते आते हैं। उनके पीछे प्रचंड आग के साथ पीला दुपट्टा होता है। मीना, हमें बचा लो, हमसे भारी भूल हो गई, हमें बचा लो। मेरी प्यारी पीली दुपट्टा, इन्हें छोड़ दो। क्यों चाचा, अब गरीबों को सताओगे? बेटी, मैं सभी का कर्जा माफ कर ईमानदारी से जीवन यापन करूंगा। जादुई पीला दुपट्टा वापस मीना के गले में चला जाता है। आज मीना का गांव देश का सबसे खुशहाल माना जाता है।